नमस्कार दोस्तों, सैलरी के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, सबसे पहले हम आपसे बता दें कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से अधिक है तो टैक्सेबल होगा, 12% तक एग्जेम्प्ट होगा। और इंटरेस्ट जो होता है इस पे, जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा। अब इससे ऊपर अगर इंटरेस्ट 0.5% भी जाता है तब भी उसे हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर 12% से ज़्यादा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, कर्मचारी के रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो उस स्थिति में हम जितना अधिक है उसका गणना करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं सैलरी मीन। सैलरी मीन में जो आपका आता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस सैलरी प्लस DA UT, डियरनेस अलाउंसेंस अंडर द टर्म आर रिटायरमेंट फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ये चार चीज़ें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की गणना करने के लिए जोड़ी जाती हैं। तो अगर मान लीजिए 12% से अधिक है कंट्रीब्यूशन तभी हम गणना करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और 9.5% से अगर अधिक इंटरेस्ट है तो ही गणना करेंगे। और सेकेंड आता है आपका हाउस रेंट अलाउंसेंस हाउस रेंट अलाउंसेंस। अब इस दशा में क्या होता है, इस दशा में भी हमें सैलरी मीन बनानी होती है। सैलरी मीन इसमें आएगा आपका बेसिक सैलरी, डियरनेस सैलरी प्लस DA डियरनेस अलाउंसेंस अंडर द टर्म रिटायरमेंट फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका दूसरा नाम है। उसके बाद आता है आपका कमीशन ऑन सेल्स। ये चार चीज़ें इसमें भी जोड़ी जाती हैं। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, इसकी जो कहानी है वो दो भागों में बांट दी जाती है। सबसे पहला, चलिए ये हाउस रेंट अलाउंसेंस को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका आ जाता है, हम नाम दे देते हैं KC, और दूसरा आपका आ जाता है अदर सिटी। अब क्या होगा, DMKC मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। यहाँ हम लिख दें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। अगर इन चार शहरों में एम्प्लॉय कार्यरत है और वहाँ पे मकान लेकर रहता है तो क्या करेंगे, तो उस दशा में क्या होगा, पहला
ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। ये हम इसे ही डिफाइन कर रहे हैं DMKC। DMKC को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस दशा में क्या होगा, DMKC की दशा में यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एक्चुअल हमें प्राप्त हुआ है, सॉरी जो एम्प्लॉय को प्राप्त हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 50% ऑफ सैलरी मीन। सैलरी मीन का 50%। नेक्स्ट आता है रेंट पेड लेस। सैलरी मीन 10%। जितना इन्होंने रेंट पेड किया है एनुअली उतना हम लिख लेंगे, उसमें से 10% सैलरी मीन का घटा देंगे। अब इन तीनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट। इन तीनों में जो कम होगा वो कर मुक्त होगा, एग्जेम्प्ट होगा। उसको क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना हमें प्राप्त हुआ है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेंस, लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट। इन तीनों में जो कम था उसको घटा देंगे, तो जो आएगा ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल HRA हाउस रेंट अलाउंसेंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेंस। उसके बाद अब आता है अदर सिटी में। तो अदर सिटी में हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस छोटी सी चीज़ है जो अलग रहेगी, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। तो यहाँ पे सैलरी मीन वही रहेगा जो अभी हम बनाए हैं। तो अब यहाँ पर भी वही रहेगा, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड आता है 40% ऑफ सैलरी मीन, सैलरी मीन का 20%। थर्ड पार्ट आता है आपका अमाउंट पेड, जो उन्होंने किराया चुकाया है उसको हम घटा देंगे उसमें से। सैलरी मीन का 10%, 10% ऑफ सैलरी मीन। इन तीनों को तीनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट। इन तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो चलिए अब आपका आता है थर्ड टॉपिक, रेंट फ्री हाउस। फ्री रेंट हाउस या रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसके कई नाम हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम बनाते हैं सैलरी मीन। सैलरी मीन में आएगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस सैलरी प्लस DAUT प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेंस। इसमें 6 चीज़ें जोड़ी जाती हैं।
बेसिक सैलरी, डियरनेस सैलरी, डियरनेस अलाउंसेंस अगर वो अंडर द टर्म है, या फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट उसमें लिखा है, कमीशन ऑन सेल्स, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेंस। अगर इनमें से जो भी दिया रहेगा उसको जोड़ लेंगे, जो नहीं रहेगा उसको जीरो लिख देंगे। उसके बाद अब इस दशा में हम देखेंगे कि मकान जो फ्री में रहने के लिए मिला है, उस मकान का कंपनी किराया चुकाती है या वो मकान कंपनी का है यानी एम्प्लॉयर का है। तो उस दशा में क्या होता है, जब यहाँ लिख देते हैं हम मकान कंपनी का है, यहाँ हो जाता है मकान कंपनी का नहीं है। तो इन दो कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, मकान जब कंपनी का है तो क्या होगा, मोर देन, यहाँ पे हम पॉपुलेशन देखेंगे, जनसंख्या, मकान कंपनी का है तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जिसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में सैलरी मीन का 15%, 15% ऑफ सैलरी मीन जब मकान कंपनी का है और जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। अब अगर मकान कंपनी का नहीं है, मकान कंपनी भाड़े पे लेकर दी है, किराया चुकाती है, तो यहाँ पे आपका आएगा रेंट पैड, उसके बाद सैलरी मीन का 15%। इन दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस शैल बी टैक्सेबल। ओके। अब अगर मकान कंपनी का नहीं है तो वो मकान कहीं भी स्थित हो, चाहे छोटे से छोटे शहर में हो, तो सैलरी मीन का 15% लगेगा, या रेंट पैड, जो रेंट पैड किया गया है, इन दोनों में जो कम हो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर पॉपुलेशन 25 लाख से कम है तो क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे लेस देन, यहाँ हम पॉपुलेशन नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, व्हेन पॉपुलेशन इज लेस देन 25 लाख बट मोर देन 10 लाख, जब जनसंख्या 25 लाख से कम लेकिन 10 लाख से अधिक वाले शहर में हो तो मकान, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी मीन @ 10%, वहाँ पे सैलरी मीन का 10% लिया जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है आपका व्हेन पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख, जब जनसंख्या 10 लाख से कम वाले शहर में हो तो क्या करेंगे, तो इस स्थिति में आपको करना है सैलरी मीन का 7.5% ऑफ सैलरी मीन। अब ये सारे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। आफ्टर दिस प्रोसेस क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारी वैल्यू रहेगी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस
जो आएगी लिख लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, क्या, जैसे अगर मकान रहने के लिए मिला था तो उसमें फर्नीचर भी मिला था, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, फर्नीचर मिला था या रेफ्रिजरेटर मिला था आपको, या कोई और टेक्निकल चीज़ें मिली थी जैसे एसी हो गई, तो उसका जो डिप्रिसिएशन होगा उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये आपका आ जाता है ग्रास वैल्यू ऑफ आरपीएच, रेंट फ्री हाउस आर, रेंट फ्री एकमांडेशन। अब ये ग्रास आपको प्राप्त हो गया, इसमें से हम लेस कर देंगे अगर कोई है तो, रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर आर कंपनी। अगर कंपनी या एम्प्लॉयर दोनों में से किसी एक द्वारा, हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है, रिकवर कर लिया जाता है। रेंट फ्री एकमांडेशन दिया गया था तो उसके बदले में कुछ पैसे भी लिए जा रहे थे, तो जो लिया जा रहा था एनुअली 12 महीने का जितना आएगा या जितने दिन की हम कैलकुलेशन करेंगे उतना घटाने के बाद जो आएगा ये आपका होगा नेट आरपीएच, नेट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ये था आपका रेंट फ्री हाउस। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोटर कार वाला। चलिए अब आता है आपका फोर्थ टॉपिक, चौथा टॉपिक। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन होते हैं। पहला, चलिए हम एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। व्हेन ऑल एक्सपेंसेज रिलेटेड टू कार आर बियर्ड बाई एम्प्लॉयर, जब सारे खर्चे एम्प्लॉयर द्वारा उठाए जाते हो कार के, चाहे वो ऑफिशियल यूज करता हो एम्प्लॉय या पर्सनल यूज, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में अगर स्मॉल कार है तो स्मॉल कार की दशा में 1800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा। अगर लार्ज कार है, लंबी कार है, तो उस दशा में 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा। और ड्राइवर भी मिल सकता है, तो ड्राइवर का होगा 900 रुपये पर मंथ। जब सारे खर्चे ऑफिस के और निजी सारे खर्चे एम्प्लॉयर नियोक्ता उठाता हो तब, जब व्हेन ओनली ऑफिशियल एक्सपेंसेज बियर्ड बाई एम्प्लॉयर, जब सिर्फ ऑफिशियल खर्चे एम्प्लॉयर उठाता हो तो उस दशा में क्या होगा, पर्सनल खर्चे एम्प्लॉय खुद उठाता है जो कर्मचारी है, और ऑफिशियल खर्चे जो एम्प्लॉयर है वो उठाता है। तो उस दिशा में क्या होगा, स्मॉल कार की दशा में हो जाएगा 600 रुपये पर मंथ, लार्ज कार 900 रुपये पर मंथ, ड्राइवर की दशा में हो जाएगा 900 रुपये पर मंथ। ड्राइवर की जो सैलरी है वही रहने वाली है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे। ये था आपका चौथा टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आता है आपका पांचवा टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट
अलाउंसेस अब इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की दशा में क्या होगा, ये एन है, यम मत समझिएगा, ना ही डब्लू समझिएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की दशा में ये सिर्फ ओनली फॉर गवर्नमेंटेड एम्प्लॉइज, ये केवल गवर्नमेंटेड यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए ही अप्लीकेबल है। नॉन गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है, उनको एक भी रुपए की छूट नहीं दी जाती। तो इस दशा में क्या है, फर्स्ट बेसिक सैलरी एट द रेट 20%, बेसिक सैलरी जो दी जाती है उन्हें, उसका 20%। सेकेंड मैक्सिमम लिमिट है 5,000 रुपये। थर्ड एक्चुअल रिसीव्ड, जो एक्चुअली उन्हें प्राप्त हुई है। अब इन तीनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट, इन तीनों में जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, कर मुक्त। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, यहाँ लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या इसे हम कह सकते हैं इंटरटेनमेंट रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, उसको लिख लेंगे। इसमें से हम घटा देंगे एग्जेम्प्ट, उन तीनों में जो सबसे कम था, घटाने के बाद जो आएगा ये होगा हमारा टैक्सेबल ई ए इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाकी मैं आपके लिए चौथे पार्ट में क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।